Yes, good morning everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ लिया था। अगर यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो भी। कोई भी अगर डाउट है तो है क्या? नहीं है? चलो, तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनर्जी। यस, क्या होता है भाई एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? बताओ भाई, है किसी को? यस, कोई भी? एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? नहीं? अरे बहुत इजी है। देखो, एनर्जी क्या होगा कि हम लोग किसी भी वर्क को कर पा रहे हैं, वही तो एनर्जी है। तो एनर्जी की जो डिफाइन होगी वो क्या होने वाली है? द एफिशिएंसी of doing work is known as energy. The efficiency of doing work is known as energy. कि अगर हम लोग कोई भी एक वर्क है उसको कर रहे हैं किसी एफिशिएंसी के साथ, तो वो क्या है? एनर्जी है। ओके, नाउ फिर हम लोग क्या लिखते हैं? इसकी यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट्स जो होती है बोथ सिस्टम में, इन एनकेएस एंड सीजीएस सिस्टम, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क डन। ओके, तो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है, वो वर्क डन की यूनिट के ही सेम होती है। ओके, तो क्या क्या थी? अगर एमकेएस की बात करें तो एमकेएस में क्या बताया था मैंने? एनर्जी क्या होती है? जूल में। एंड सेकंड किस में होती है? किस में बताई थी मैंने? सीजीएस में, अर्ग में, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। काफी सारी बुक्स में अर्ग को ईआरजी भी लिखा हुआ होता है, है ना? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपको एआरजी लिखवाया, ईआरजी। काफी सारी बुक्स में आपको एआरजी दिखेगा, काफी में ईआरजी दिखेगा। ठीक है ना? फिर अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। क्या लिखी थी डायमेंशन हम लोगों ने? M1L2T माइनस। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो यस और नो। देखो, अब इसके बाद में टाइप्स है कि एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर था आप लोगों का कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी था ना? सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर आप लोगों के 10th क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? क्या क्या चैप्टर्स के अंदर आप लोगों के एग्जाम्पल्स थे? उसमें क्या थे? कौन कौन सी एनर्जी थी? सबसे पहले आप लोग पढ़ते थे वहां पर फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर जियोथर्मल एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी थी वहां पर, ठीक ना? उसी में एक मैकेनिकल एनर्जी भी है आप लोगों के सिलेबस में। ये बहुत सारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है ना? ओशियन एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये सारी जो एनर्जी है, इनमें आप लोगों के ये सब 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो इनको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोगों के सिलेबस में जो न्यू है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना? तो केवल एक एनर्जी के बारे में ही इसने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। एक बार ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? देखो नेक्स्ट है इसमें मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी में? क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है ये दो तरीके की है। कौन कौन सी है? फर्स्ट एनर्जी होती है इसमें मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड वन होती है पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उससे टोटल एनर्जी आएगी, दोनों से, दोनों को ऐड कर दो फिर टोटल आएगा, और यही टोटल एनर्जी जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होने वाली है हम लोगों की। अब आप लोगों को पता ही है काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी। तो इन दोनों का एनालिसिस कर लो, ऑटोमेटिक मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप लोग समझने लग जाओगे। तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक वर्ड है ना, काइनेमेटिक्स, तो ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंजर्व्ड एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन के बारे में हम लोग बात करें तो ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा, मोशन में है और उसकी पोजीशन हम लोग डिसाइड कर लें, तो मोशन में अगर पोजीशन डिसाइड कर लें तो दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो आप लोगों के पास भी क्या होगा, टोटल एनर्जी, और वही आप लोगों की क्या है, मैकेनिकल एनर्जी भी है। आगे समझ पाया? ठीक है ना? तो वन बाय वन करते हैं। डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो डेरिवेशन हम लोग आगे करने वाले हैं। ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग करते हैं इसमें फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में? सोच के देखो, मोशन कब होता है? मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ाया था? मोशन कब होगा? मोशन की डिफाइन क्या लिखाई थी कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, उसी को तो हम लोग मोशन बोलते हैं। यहां पर भी वही होगा, तो मोशन के कारण है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट पर जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते ही ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लेट सपोज यहां तक पहुंच गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, तो कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। लेट सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जब यहां पहुंच गया तो v है, कोई ना कोई टाइम लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट d है। चाहो तो आप लोग उसको काफी सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे भी नोट कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। तो देखो एनर्जी क्या होने वाली है कि whenever a force is applied on an object and object gets motion in a particular direction, then required work done will be conserved in the form of kinetic energy। यही तो लाइन लिखाई थी कि जितना भी वर्क डन होता है उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, एनर्जी बोलते हैं। डिफाइन में भी यही है कि डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो यहां पर भी क्या होगा कि हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। कि अगर हम लोग वर्क डन फाइंड कर ले, वही वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व होगा। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों को डेरिवेशन करना है। देखना, डेरिवेशन दो तरीके से करते हैं। एक डेरिवेशन होता है आप लोगों का जो 9th क्लास में है, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो। क्या? देखो बहुत इजी सा है कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, u है, ये कहां पहुंच गया, फाइनल वैल्यू v पर पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा।
तो ऐसी न्यूटन की कौन सी इक्वेशन है जिसमें v भी है, u भी है, s भी है और a भी है? कौन सी इक्वेशन ऐसी न्यूटन थर्ड इक्वेशन है? तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, इनिशियली हम लोगों ने ले लिया है कि लेट सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। आप लोग चाहो तो 0 लो, नहीं चाहो तो 0 मत लो, कोई इशू नहीं है। अगर देखो स्टैंडर्ड करना है तो 0 मत लो, स्टैंडर्ड अगर आप लोगों को लास्ट में फाइनल आंसर निकालना है तो 0 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो करके चले अपन, क्या आएगा मेरा, क्या आएगा इससे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो क्या होगा, टू शिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन रिक्वायर्ड वर्क डन इज, कितना होगा, वर्क डन कितना होता है, बताओ भाई, कितना होता है वर्क डन, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोगों को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, कल मैंने बताया था, तो Fs cos थीटा लिख दो, लिख सकते हो। देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होगा, 1, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू Fs। ओके, नाउ F कितना होता है भाई, F होता है 5th चैप्टर में। देखो क्या हम लोग यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं, या यहां पर किसी की, यहां से लिख सकते हैं क्या भाई, देखो ये A इंटू एस है, क्या मैं A इंटू एस की वैल्यू लिख सकता हूँ यहां से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, therefore from इक्वेशन फर्स्ट W इक्वल्स टू m और as की वैल्यू लिख लो, कितनी है as की वैल्यू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो आ गया क्या, यही वर्क डन जो होगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। वही मैंने बताया था आपको कि u को अगर 0 ले लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ले लो u को 0। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कैसे उठूं, कर लोगे ना, बहुत बहुत इजी है, कुछ भी क्या करा अपन ने, ये सब चीजें आप लोगों ने यही तो पढ़ी है, पहले से पढ़ के आए हो 9th क्लास की, कि न्यूटन्स इक्वेशन, देन उसमें क्या करना है आप लोगों को, न्यूटन्स इक्वेशन को लिखते ही वर्क डन निकालना है आंसर में, याद रखो वर्क डन निकालना है हम लोगों को एनर्जी की जब भी बात होती है। वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन लिखते ही आप लोगों के पास में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इजी है डेरिवेशन, ये तो है 9th क्लास वाला। अब अगर हम लोग जो अपना 11th क्लास में है इंटीग्रेशन, अगर उससे सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वही करते हैं कि इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यस, ये क्या स्क्रीनशॉट, ना देखना। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में, क्या बताया था, बेसिक्स यही तो सिखाए थे कि अगर इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को तो सबसे पहले उस जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसको स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर उस स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू निकाल करके उसको इनिशियल और फाइनल वैल्यू के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही तो बता रखा है ना आप लोगों को। देखो क्या करना चाहिए हम लोगों को, लेट सपोज ये पाथ जो है वो लॉन्ग पाथ है, तो लॉन्ग पाथ के लिए अगर हम लोगों को लेना है तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन निकाल लेंगे और उसको इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखना कैसे करेंगे हम लोग, ये आप लोगों का 11th क्लास का है सेकंड मेथड।
देखो क्या होगा, फॉर स्मॉल एलिमेंट वर्क डन इज, क्या होगा, वर्क डन कितना होता है, W इक्वल्स टू F इंटू एस, स्मॉल एलिमेंट के लिए है, मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा DW। लेकिन देखो फोर्स तो पूरा ही लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा स्मॉल फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा ही नहीं यहाँ तक, तो फोर्स तो क्या लगेगा, पूरा लग रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक जगह की बात करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। आ गया, dw इक्वल टू एफ इंटू डी एस। अब देखो चेंज करना है हम लोगों को, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग बोलोगे कि सर ds जो है वो वेलोसिटी की फॉर्म में लेके आना है, कैसे लेके आए भाई, देखो therefore dw f की जगह क्या लिख सकते हैं, ma ds। क्लियर। नाउ आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में बता रखा था कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और वेलोसिटी होता है ds बाई dt, याद है आप लोगों को, देखो वहां पर यहां यूज कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोगों को वर्क डन के अंदर वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो कितना आएगा, m a की जगह लिख सकते हैं हम लोग dv बाई dt मल्टीप्लाइड बाई ds। ये क्या ds बाई dt जो होगा अगेन v लिख सकते हैं क्या इसको, तो देखो dw इक्वल टू क्या आ गया, mv dv आ गया, देखो v की फॉर्म में आ गया, लेके आ गए v की फॉर्म में। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू है, होल वैल्यू के लिए क्या कर देना चाहिए, इसको इंटीग्रेट, क्या करेंगे, देखो इसके आगे, टू गेट होल वैल्यू ऑफ वर्क डन इंटीग्रेट द अबाउट टर्म, क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन, इनिशियल वर्डन कितना होगा 0, कंप्लीट वर्डन W 1 डॉट dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mv dv। इनिशियल वैल्यू देखो वेलोसिटी किस चलेगी, इनिशियल वैल्यू u, फाइनल वैल्यू कितनी है v, तो 1 डॉट dw कितना आ जाएगा, 1 डॉट dw, w फ्रॉम 0 टू w, m कांस्टेंट रहता है, समझ होता है कि फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो m चेंज हो जाता है, m तो वही रहता है, पीछे क्या है v डॉट dv फ्रॉम u टू v। आप लोगों को सबको इंडिकेशन आता है क्या x डॉट dx का, क्या होता है x डॉट dx, x स्क्वायर अपॉन 2 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद है, x टू द पावर n डॉट dx इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो W आएगा इस तरफ, ये M कितना आएगा, देखो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो x टू दी पावर n मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2, देखो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू रख दो वैल्यू, तो W इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, देखो वही आ गया आंसर। यही वर्क डन जो होगा वो एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा और आप लोगों का एनर्जी का आंसर आ गया ये वाला। U को 0 रख दोगे तो U 0 रखते ही काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। आया, देखो समझ में आया, इजी है ना। तो हम लोग एक जनरल मेथड से और एक इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली हाफ mv स्क्वायर। कर लोगे? कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बोलो बेटा। यस ले लो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैप्टर जो है आपका ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम आप लोगों के डेरिवेशंस आते हैं बेटा, तो काफी इजी चैप्टर है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को बिल्कुल नया लगेगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का। लास्ट टॉपिक आएगा कॉलिजन का, उसका भी मैंने आप लोगों को 5th चैप्टर में आइडिया दे रखा है
तो वो भी आप लोगों को नया लगेगा। बाकी सब कुछ आप लोगों का ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ऐसा लगेगा हर बार आपको। लिया स्क्रीनशॉट ना। सेकंड है अपना कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। उसका डेरिवेशन देखो बहुत इजी हो तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, क्या बताया था मैंने, पोजीशन की वजह से। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, whenever an object is present at a point with respect to gravity, then due to position of object conserved energy is known as potential energy. Whenever an object is present at a point, किसी भी पॉइंट पर प्रेजेंट हो, किसकी रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ की है या विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, then due to position of object conserved energy is known as potential energy. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, with respect to gravity। कैसे देखना, ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। मैंने आप लोगों को फिफ्थ चैप्टर बता रखा है कि ऑब्जेक्ट का वेट फोर्स लगेगा कहां पर, वर्टिकल डाउनवर्ड। कितना होता है वेट फोर्स, mg। क्या करा हम लोगों ने, इस ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और किसी एक पोजीशन पे ले गए, एक हाइट पर ले गए और वहां हम लोगों ने रख दिया। देखो एट ए पॉइंट, ये हम लोगों ने हाइट ले लिया h है और इसको हम लोग किसी पोजीशन में ले गए। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि यहां से यहां तक ऊपर एक जब लेकर जाएंगे तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, करना पड़ेगा। और ये फोर्स कितना होगा, कितना होगा सोचो। ये अगर एक मार्कर है, इस मार्कर को मुझे यहां से उठा करके ऊपर लेके जाना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इस मार्कर का वेट फोर्स है उतना ही तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर अच्छा मैं अगर कम लगाऊंगा तो उठेगा ही नहीं, ज्यादा लगा लूंगा तो बहुत ज्यादा फोर्स से उठ जाएगा, तो हो सकता है कहीं और चला जाए। जो हम लोगों को कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए वहां नहीं पहुंचेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को जहां भी रखना है उसके लिए फोर्स जो लगाना पड़ेगा, उस जितना वेट फोर्स है उतना फोर्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिफ्ट कर जाएगा। वहां पर सेम सिचुएशन है कि m मास ऑब्जेक्ट है, इस m मास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, उसके वेट फोर्स के इक्वल। तो कितना होना चाहिए, देयरफॉर ये जो फोर्स है वो वेट फोर्स के इक्वल होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg आ जाएगी। देखो आ गया। अब एनर्जी निकालनी है, यस बताओ, बोलो। सर अगर वेट से इक्वली फोर्स रहेगा तो फिर वो तो रेस्ट पे रहेगा ना ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर वही सिचुएशन, यही तो बोल रहा हूं मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए यही बोला है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी का मतलब यही है बेटा कि देखो हम लोग अभी सब जने अर्थ पे हैं, रुके हुए हैं ना। इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होगा कि यहां पर अगर हम लोग इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि देखो इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर से फोर्सेस लग रहा है, कौन सा, एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, एयर रेजिस्टिव फोर्स। प्लस इस ऑब्जेक्ट का कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस वाला फ्रिक्शन फोर्स। प्लस इस ऑब्जेक्ट का कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगे, रहेंगे यहां पर। लेकिन अब मुझे बताओ
कि जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके लिफ्ट करा, देखो एक पोजीशन पे ले गया मैं इसको, यहां ले गया, तो क्या ये पोजीशन हुई या नहीं हुई ऑब्जेक्ट की? ऐसा थोड़ी ना है कि इस पोजीशन से ऊपर जा रहा है या इस पोजीशन से नीचे आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? बोलो, नहीं है ना। ये एक फिक्स्ड पर्टिकुलर पोजीशन है, तो इस पोजीशन में बताओ कौन कौन से फोर्सेस इक्वल होंगे? बोलो, आप यहां सोच रहे हो, देखो इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने, तो इस पोजीशन में कौन कौन से फोर्सेस इक्वल है? ऊपर का फोर्स और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां रह जाएगा क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में? बताओ, रहेगा? लेकिन अगर इसके ऊपर अब देखो एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। क्या होगा फिर? ग्रेविटी खींचेगी इसको अपनी और वापस अगेन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कब खींचती है? सोच के देखो, बताओ मुझे, ग्रेविटी कब खींचती है? कि जब नीचे जो ग्रेविटी है उसका वेट फोर्स ज्यादा हो जाए, वेट फोर्स ज्यादा होगा तभी तो नीचे आएगा, यस और नो? लेकिन अगर उसके इक्वल फोर्स ऊपर भी लग रहा है तो क्या वो नीचे आएगा क्या? बताओ भाई हिरण्या। तो अगर जब वेट ये है, मैं इसको छोड़ दूं, मार्कर को छोड़ दूं, मतलब क्या होगा? इसका वेट फोर्स जो होगा वही तो लेके जाएगा इसको नीचे, लेकिन अगर उस वेट फोर्स के इक्वल फोर्स मैंने ऊपर लगा दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, हवा में रह जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पर है, उसके लिए क्या है कि उसका अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है। क्लियर? नाउ एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हमेशा क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन कितना होता है? बिकॉज वी नो दैट to shift the object at h height, work done will be कितना होगा? W equals to force into displacement। क्या होगा? वर्क डन, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। W equals to mgh आ गया। यही वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आप लोगों के पास mgh, काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ mv²। आ गया? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत है तो बोलो यहां तक। नहीं है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो बताओ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh का सम होगी। क्लियर? ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया बेटा? नेक्स्ट इसमें हेडिंग है यस, बोलो। सर, हर फोर्स एक एनर्जी होती है क्या? हर फोर्स एनर्जी होती है क्या? नहीं, हर वर्डन उस फोर्स में जो फोर्स से वर्डन आ रहा है वो वर्डन एनर्जी होता है। पर सर, अगर फोर्स और वर्क इक्वल है तो वो, अगर एनर्जी की इक्वल है तो फोर्स भी तो एनर्जी होनी चाहिए। कहाँ है फोर्स और वर्डन इक्वल? अरे वो फोर्स और वर्डन थोड़ी है बेटा, वेट फोर्स है, वेट फोर्स। ये F इक्वल्स टू mg है, ये वर्डन नहीं था अपना। वर्डन तो बाद में लिखा था मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये W और इस W में कंफ्यूज हो गए होंगे आप। यस सर। हाँ, अरे वो वेट फोर्स है बेटा, वेट फोर्स है, वेट फोर्स है, उसकी जगह मैंने फिर वैल्यू लिखी mg। फिर ये वर्डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F की जगह mg लिखा और S की जगह h लिखा। हो गया डाउट क्लियर? यस सर। देखो, अब है वर्क एनर्जी थ्योरम, 7 स्टार है, एग्जाम में आती है। आप लोगों ने जैसे 5th चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को IM थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। IM थ्योरम, वैसे इसको बोलते हैं V थ्योरम।
है ना। देखो क्या होगा इसमें, बताओ मुझे क्या होगा कि वर्क है और साथ में एनर्जी है, मतलब वर्क और एनर्जी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। यहां पर भी तो वही था, इंपल्स मोमेंटम, मतलब इंपल्स और मोमेंटम में कोई ना कोई रिलेशन था। यहां भी वही है, वर्क एनर्जी, मतलब वर्क और एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन से वर्कडन आता है। तो यहां पर ये थ्योरम बोलती है कि भाई जो वर्कडन किया है आप लोगों ने, वो वर्कडन जो होता है वो वर्कडन उस एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी कौन सी, तो एनर्जी क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे फिक्स है क्या, नहीं है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट पोजीशन पे फिक्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है। तो कौन सी एनर्जी होगी, मोशन के कारण, मूविंग के कारण काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो वर्कडन कर रहे हैं ये वर्कडन किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, when a force is applied on an object, is applied on an object, then required work done will be equal to change in kinetic energy। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, when a force is applied on an object, then required work done will be equal to change in kinetic energy। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल, तो पोटेंशियल की बात क्यों नहीं की। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है तो पोजीशन आ गई, तो ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, मोशन के कारण नहीं होती। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फिर तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, फोर्स जो लगा रहे हैं उससे मोशन में है ये, इसलिए वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो कितना आ जाएगा इससे, देयरफॉर वर्क डन जो होगा चेंज के लिए क्या बताया था, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। चाहो तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम क्या था कि जो इंपल्स था ऑब्जेक्ट का वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल था, चेंज इन मोमेंटम के। यहां पे क्या है, वर्क डन जो है वो एनर्जी के चेंज के इक्वल है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम तक। अब इसका डेरिवेशन है कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीके से प्रूव होता है, फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। कि यहां पर अगर हम लोग फिक्स अमाउंट का फोर्स लगा दें तब क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम सही है क्या, या फिर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो पहले पता पड़ा कम फोर्स लगाया, फिर ज्यादा फोर्स लगा दिया, फिर कम लगा दिया, फिर ज्यादा लगा दिया, तो फोर्स को वेरी कर रहे हैं हम लोग, तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होगी, उसके लिए क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या। तो दो तरीके से इसको प्रूव करते हैं, फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। दोनों डेरिवेशन थोड़े बड़े हैं, वो हम लोग कल करने वाले हैं। टाइम हो गया है, कुछ 1-2 मिनट बचे हैं, तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के डेरिवेशंस, काइनेटिक एनर्जी में दोनों मेथड से हम लोगों ने जो डेरिवेशन करा है वो, और वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां तक पढ़ना। जो भी डाउट आए आप लोगों को पूछा करो, और थोड़ा अटेंटिव होकर बैठा करो जोश से, है ना। थोड़ा सा अच्छे से अगर जोश से बैठोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अगर सुस्त सुस्त बैठोगे तो सुस्त सुस्त रहोगे, ठीक है ना। ओके, करें इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना बेटा। गुड डे। गुड डे सर।